आप मेरा ख्याल है आजकल सोशल मीडिया पे बिज़नेस डेवलपमेंट के ऊपर क्लासेस भी देते हैं। जी, जी। तो उसका मेन पॉइंट बताएँ वो क्लासेस में नौजवानों को क्या फ़ायदा होता है? जो जितने यंग्स बिज़नेस में आ रहे हैं, उनको उसके अंदर उनके लिए क्या ख़ास बात है कि वो क्लासेस को क्यों सुनेंगे? एक बच्चा है वो पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, उसका दिल कर रहा है कि मैं बिज़नेस करूँ। हुँ। तो वो इनिशियली किस कैटेगरी में जाना चाहिए? तो उसको बेसिक इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? अगर लोकल मार्केट के अंदर उसने कोई अपना बिज़नेस बनाना है और स्टार्टअप कैसे लेना चाहिए? हुँ, हुँ। किसी भी एक फ़ील्ड के अंदर कामयाबी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुस्तनसर अली। डिजिटल शुगल की नई एपिसोड के हाज़िर हूँ। आज मेरे साथ बैठे हैं मास्टर फ़हीम जो बिज़नेस डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और उनका एक अपना बिज़नेस भी है। आज हमारे क्वेश्चन होंगे उनसे और बिज़नेस डेवलपमेंट के हवाले से होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। मास्टर फ़हीम साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह मुस्तनसर भाई इनवाइट करने के लिए। जी, मास्टर साहब आज आपको बुलाने का मकसद ये था कि हमारे काफ़ी नौजवान यंगस्टर जितने भी फ्रीलांसिंग के अंदर है, बिज़नेस के अंदर है, उनको काफ़ी इश्यूज़ फेस करते हैं वो। तो उस हवाले से आपको बुलाया ताकि कुछ नौजवानों की, कुछ फ्रीलांसर की हेल्प हो जाए, क्योंकि आप ज़ाहिर-सी मार्केट में काम कर रहे हैं, बिज़नेस के अंदर आपका काफ़ी हाथ भी है। तो इस हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले तो हमारा मेन क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएँ, अपना जो सफ़र है आपका, वो किस तरह आप बिज़नेस की तरफ मूव हुए? आप स्टार्टिंग में क्या क्या काम कर रहे थे? किस तरह आप इस तरफ मूव हुए? 2 इश्यूज़ जिसके हवाले से मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा अप्रोच करके गए थे कि एक ये होता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है और दूसरा ये होता है कि टाइम नहीं है। जो बंदा भी सही। ऑलरेडी कोई जॉब कर रहा है या कहीं पर एंगेज है, पार्ट टाइम या फुल टाइम को काम कर रहा है, तो उसको ये होता है कि टाइम नहीं है या जो ऑलरेडी मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा नहीं है। तो मेरे पास भी ये दोनों चीज़ें नहीं थी। बिल्कुल। मैंने मेरा अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो मैं एक उस इलाके से आता हूँ जिसका लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। डहरावाला का शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। सही। जनूबी पंजाब का बहुत छोटा सा एक शहर है। तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर इंटरनेट की और ये फ्रीलांसिंग की कोई हवा ही नहीं थी। सही। तो मैं भी पहले जॉब ही मैंने 2014 में मेरी जॉब हुई थी और मैंने ऑलमोस्ट 8 साल जॉब की है। और जॉब भी मेरी ऐसी थी जिसमें मुझे ऑलमोस्ट कोई 12 घंटे देने पड़ते थे दिन के। सही। तो वो 12 घंटे मैं दिन के देता था और जॉब के ऊपर मेरी बड़ी मामूली सी सैलरी थी। मेरी स्टार्टिंग सैलरी आई थॉट के कोई 16,000 थी 2014 में। और वो आस्ता आस्ता बढ़ते बढ़ते 8 साल बाद जाके 44,000 पे पहुंची थी। सही। सही। 44,000 पे। तो 2022 में मैंने फिर बाकायदा तौर पे जो है वो बिजनेस की तरफ आया हूँ। सही। फ्रीलांसिंग में तो मैंने जो है वो कोशिश शुरू कर दी थी यूट्यूब के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर 2018 से 2019 से मैंने कोशिश शुरू कर दी थी। चैनल अपना बना लिया था एक और उसके ऊपर वीडियोस वगैरह डालनी। चैनल सबसे पहले मैंने चलाए थे, 2 चैनल मैंने चलाए थे, उनमें से कोई बहुत ज़्यादा नहीं, एक से कुछ $4,000 और एक के ऊपर कोई $200-300, टोटल इतना ही उसमें मैंने किया था, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं थी। सही। सही। मास्टर साहब एक बात मुझे ये बताइए आपकी एज क्या है? ये वाला क्वेश्चन आप अगर शादी के हवाले से पूछ रहे नहीं, हैं वैसे तो पूछना चाह रहे हैं आप कितने पुराने हो चुके हैं, तो हम इसलिए पूछ रहे मैं हैं। 28 साल का हूँ, लगता है शायद 30-32 साल का हूँ। यूजुअली लोग ये बताते औरतों हैं। वाली एज नहीं है? नहीं, ये औरतों सही वाली वाली नहीं, ये एज है। मेरी वो सही। बर्थडे सेलिब्रेशन लास्ट टाइम जो हुई है। सही। तो सही। आपने शायद उस उम्र में नहीं आप ज्वाइन की, नहीं, हम हमारे नहीं सारे थे दोस्त थे क्योंकि उसमें। फिर आप ज़ाहिर है आप बिजनेसमैन बंदे हैं और काफ़ी आप ओल्ड हैं, तो आप हम क्यों क्यों बुलाएंगे? आपकी नहीं, एज ऐसी बात नहीं 28 आप बता रहे जी, हैं, जी। ठीक है। तो ये 28 के अंदर आपने माशाल्लाह काफ़ी कुछ अचीव की है। को ऐसी अचीवमेंट हमें बताएं जो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है इस जब से आपने बिज़नेस में आए, आप बिज़नेस आपने शुरू किया है। यार सबसे बड़ी मेरी ज़िंदगी की अचीवमेंट ये है कि मैंने अपनी वालदा को सुकून दिया है। सही। उनको सुख मिल गया है और उन्होंने शुरू में जितनी मेहनतें की थी, अब वो जब अपने बेटे के साथ बराबर एग्जेक्टिव सीट पे बैठ के जाती हैं कहीं पर भी, तो जो उनकी फीलिंग होती है वो मेरी सबसे हाँ, बड़ी वेरी गुड। अचीवमेंट वो है। तो हर बेटे की ख्वाहिश हाँ होती जी। है। अच्छा, तो खुद को सुकून देने का कोई प्लान नहीं? यार खुद को सुकून देने का प्लान है उसी के लिए, लेकिन मैं बंदा हूँ बिजनेस वाला, तो मुझे ये होता है कि मैं कहा करता हूँ कि मुझे आप खाना पीना ना दें, मुझे मार्केट में छोड़ दें 7 दिन के लिए, मैं खुश रहता सही। हूँ। सही। तो मेरे लिए वो सुकून है। ज़ाहिर हर बंदे की होती है यार कि वो तरक्की करे, वो सब कुछ करे, लेकिन एग्जैक्टली। बंदे की अपनी इनिशियली एक बेसिक अपनी उसकी पर्सनल भी चीज़ें होती हैं। तो हम्म। उस सुकून की मैं बात कर रहा हूँ। उस सुकून के बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते? बिजनेस भी आप रहते हैं। यार कुछ चीजें होती हैं जो मेरे सोचने वाली नहीं है, वो घर वाले खुद ही सोचेंगे। सही। अगर आपका इशारा उसकी तरफ है तो वो घर वाले सोच रहे हैं। ज़ाहिर बात, ज़ाहिर अब पूछना होता है क्योंकि ज़ाहिर बात हर इंसान की इसके लाइफ चल रही होती है, किसी के अंदर बिल्कुल। सुकून होता है, किसी के पास सुकून नहीं होता। और आप एक और क्वेश्चन है कि इस बिज़नेस के अंदर जब बिज़नेस में आए हैं,
इसके पीछे कोई ऐसा कोई रोग, ऐसा कोई दुख या ऐसा कोई वाकया हो जो आपको इस तरफ ले आया हो? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैं कहने को तो मैं कह दूं कि वो जिस तरह बासत भाई कह रहे थे ना सरगोदा में कि मेरी माँ बर्तन मांजती थी, मेरे अबू, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही रैंडम चीज है यार, ग्रो करने का हर बंदे को होना चाहिए। एक इनिशियली होता है ना, सम टाइम को लव शव भी हो जाता है तो बंदा ने काम हो जाता है। हम लव शव वाले बंदे ही नहीं है, अदरवाइज हम इतने जल्दी अचीव ना करते चीजों को। सही वो बहुत तो आपका पॉइंट ये है कि जो बंदा लव शव नहीं करता वो अचीव कर सकता है। हाँ, मैं ये समझता हूँ, मेरे नजदीक ये है कि ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूंगा हमारे खासतौर पर टीनेजर्स के लिए। मैं ये समझता हूँ कि आपको 12-15 से लेके कम से कम 22 साल तक तो किसी भी किस्म के रिलेशनशिप या इमोशनल अटैचमेंट से जितना हो सके बचना चाहिए। सही। ये उसके बाद बंदा वैसे ही कुदरती तौर पर ही इमोशन से बच जाए। नहीं यार, आप माशाल्लाह से हकीम बंदे हैं, आपको ज्यादा पता है। ये होती है ना बात, बंदा जी से दूर रहे तो वो जंग आ जाता है जैसे। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये वो टाइम है जिसको आप जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं बना, क्योंकि ये पोटेंशियल होती है बहुत ज्यादा इंसान में। सही तो सही। बहुत सारे लोग उसको जाया कर लेते हैं। आप मेरे ख्याल है आजकल सोशल मीडिया पे बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर क्लासेस भी देते हैं। जी। तो उसका मेन पॉइंट बताएं, वो क्लासेस में नौजवानों को क्या फ़ायदा होता है, जो जितने यंग्स बिजनेस में आ रहे हैं उनको उसके अंदर उनके लिए क्या खास बात है कि वो क्लासेस को क्यों सुने वो? यार मैंने जितना ऑब्जर्व किया था ना बिजनेसेस के हवाले से, आप पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 98% फेलियर रेट है बिजनेसेस का। स्टार्टअप जो स्टार्ट होते हैं उनमें से 100 में से 98 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो स्टार्ट लिया है, मैंने किक स्टार्टर नहीं है मेरा कोई वीसी बैक बिजनेस नहीं है, एक बूटस्ट्रैप बिजनेस है। टोटली तौर पे जीरो से स्टार्ट किया हुआ और स्क्रैच से स्टार्ट करके मैंने पहले सवा साल के अंदर जो ग्रोथ अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया है 100% की ग्रोथ पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं है। सही। तो मुझे ये लगा कि यार अगर मैं इतनी तेजी से ग्रो करके बैठा हुआ हूँ इस लेवल पे, और मेरे ही मुल्क में मेरे ही आगे पीछे लोग जो हैं वो 100 में से 98 बच्चे फेल हो रहे हैं, तो मेरी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं जो चीज़ें मैंने, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं हड बीती, तो वो एक जग बीती होती है कि लोगों को सुनकर सुनाना, एक होती है हड बीती कि मैंने जो किया मैं वो लोगों को बता रहा होता हूँ। अच्छा, जब आपने इस बिजनेस में आप इन हुए हैं तो मेरे ख्याल आप इसमें हो गए, स्टडी टेन्योर में होंगे, स्टडी भी आप माशाल्लाह की होगी। तो इधर हमारा एक कंसेप्ट है कि सोसाइटी के अंदर एक बच्चे को पढ़कर डिग्री लेकर वो कोई जॉब तलाश करे, कि एक पहले है कि साइकी बिठाई होती है कि बच्चे ने जॉब करनी है। तो आपकी नज़र में इस साइकी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, या आपकी नज़र में ये साइकी ठीक है कि बच्चा वो डिग्री लेकर वो जॉब की तरफ जाए, ना कि वो बिजनेस की तरफ मूव हो? तो इस चीज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं, किस तरह यूथ के अंदर ये चीज़ बिठा सकते हैं कि आप स्टडी के ड्यूरिंग स्टडी आप भी बिजनेस कर सकते हैं, आप बिजनेस की तरफ आएँ, बिजनेस एक अच्छी चीज़ है, तो इस तरफ किस तरह नौजवानों को लाया जाए? मुस्तंसर भाई, इसमें ये मैं दोनों साइकी से मुतफिक नहीं हूँ। दो अलग माइंडसेट हैं। एक बंदा वो है जो डिग्री के पीछे अपने बच्चों को ज़बरदस्ती लगा देता है और बच्चे को नहीं समझता कि बच्चा मेरा किस माइंडसेट का है, और ज़बरदस्ती उसको डिग्रियां दिला के और पलंदे इकट्ठे करके उसको बाद में सड़कों पे घुमाता है कि अब बेटा जूतिया गुसार जो नहीं। जरूरी तो है ना, तालीम जरूरी तो है, डिग्री तो आपके पास होनी चाहिए ना। तालीम जो है ना, तालीम से मुराद ये नहीं है कि मैं किसी डिग्री की मैं मुखालफत नहीं कर रहा, मुराद ये है मैं प्रोफेशनल डिग्री की बात कर रहा हूँ। यूजुअली कुछ लोग हैं जिन्होंने सोचा ही होता है कि यार हमने बच्चे को इंजीनियर बनाना है तो इंजीनियर ही बनाना है, डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टर ही बनाना है। भाई बच्चे का माइंडसेट ही नहीं है वो बनने वाला। हाँ, ज़ाहिर है बच्चे के अंदर ऐसी सलाहियत नहीं होती, उसका इंटरेस्ट किसी और की तरफ होता है। तो यही मैं चीज़ पूछ रहा हूँ कि हमारे एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी ये चीज़ शामिल है कि इसके ऊपर भी हम कंट्रोल कर सके। एजुकेशन सिस्टम के अंदर अब जितने नौजवान हैं जो कि फ्रेश ग्रेजुएट हो रहे हैं तो उनके पास आगे जॉब्स नहीं है, तो वो अभी बेरोज़गार हैं, फिर ऊपर उनकी एक एज हो जाती है तो आगे उनके बहुत इश्यूज आते हैं लाइफ के अंदर। तो ये एक और साइकी वो ये है कि बच्चे को पढ़ के अगर वो जॉब नहीं मिली तो बाहर भेज देते हैं। तो क्या ये आपकी नज़र में ये ठीक काम है? ज़ाहिर एक स्टेट है, एक रियासत है जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, आप वहाँ पर आपको एक सरमाया बनना अपने एक स्टेट के लिए, तो बजाय कि हम किसी बच्चों को बिजनेस दर लगाने के बजाय हम उतना उन पे ऊपर खर्च करके पैसे उनको बाहर भेज देते हैं। यहाँ पर अक्सर ज़्यादा यही होता है, कोई वेटर लगा होता है, कोई स्टोर पे लगा होता है, या कोई ड्राइवर होता है। तो बजाय कि वो टैलेंट होता है जो बच्चे के अंदर, जो वो एनर्जी होती है जो स्टडी के अंदर वो दिखाता है, वो अपनी डिग्रीज के अंदर मार्क्स की सूरत में, तो हम ऐसा कोई सिस्टम क्यों नहीं बना पा रहे कि हम बच्चों को बिजनेस तरफ ला सकें ताकि वो उनके जो पैसा
उनके ऊपर पेरेंट्स वो यकीन करके उन ऊपर इधर लगाएं बिजनेस के ऊपर, ना कि वो किसी बाहर के एजेंट को देकर, बाहर की यूनिवर्सिटी को पैसे देकर वो डिग्री की खातर वो उसको बाहर भेज दें कि बच्चा सेट हो जाएगा। तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? इसके कौन से मामले है जिसमें ये कारण साबित हो सकते हैं? मुसनसर भाई, वो ना पंजाबी में एक कहावत है कि जड़े इथे भुखे और लाहौर भी भुखे। सही। तो जिसने करना होता है वो कहीं पर भी कर लेता है। सर्कमस्टेंसेस मैटर करते हैं, डेफिनेटली मैटर करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हर चीज़ मिलती है वो नहीं कर पाते। सही सही। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता वो फिर भी कर जाते हैं। तो ये बाहर जाने वाला जो सिलसिला है ना, मैं तो इस चीज़ के स्ट्रिक्टली खिलाफ हूँ, इस एंड से कि अगर आपने रोजी रोटी के लिए जाना है, हाँ आप ग्रो करना चाह रहे हैं, आप समझते हैं यार एक पॉइंट से आगे शायद मुझे मेरे सर्कमस्टांसेस या सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा, उस पॉइंट से ऊपर जाने का, स्केल करने का, फिर आप जाते हैं बाहर, आप बिजनेस की बेस पे जाते हैं, जॉब की बेस पे जाते हैं, तो वो जस्टिफाइबल है। ये बल्कि आपके दिल में कभी नहीं ख्याल है कि मैं बाहर जाऊं, बाहर दुनिया देखूं? नहीं, डेफिनेटली मेरा है प्लान। ये नहीं है कि मैं बाहर जाऊं, और ऐसा नहीं है। मेरा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि यार मैंने एक्सपैंड करना है, बिजनेस को ग्लोबली एक्सपैंड करना है, तो उसमें डेफिनेटली आना जाना लगा रहेगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये कहूँ कि बस मुझे कमाने के लिए शायद मेरा पाकिस्तान में कुछ बन नहीं रहा तो मैं भाग के बाहर चला जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। सही। आप ये पंजाबी कहावतें कहाँ सीखी आपने? यार हम पंजाबी हैं, और मेरी तरबियत या मेरी सारी चीज़ों में मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट अपने अब्बू जी को दिया करता हूँ, अपने बाबा को। या तो बंदा सीख लेता है, तो या दोस्त है वो जलील करके सिखा देते हैं। नहीं, ऐसा सीन तो नहीं है? नहीं, हमारा दोस्त, हमारे सारे आप हमारे दोस्त हैं, आपको पता है हमारा कैसा सिस्टम चलता है। हमें तो नहीं आती यार, हम तो आपसे सुन रहे हैं, बड़ी बेहतरीन आप कहावतें बता रहे हैं। नहीं, ये तो शुरू से बड़ों बुजुर्गों की जो है वो चीज़ें बताई हुई होती हैं, वो काम आ जाती हैं कहीं। सही है, बड़ों की इज्जत करते हैं। आपका एक वो दोस्त है जिमी, वो भी बड़ों की इज्जत करता है। नहीं, वो थोड़ा अलग तरह की इज्जत करता है। अच्छा, सही। और इसके अलावा अक्सर हम देख रहे होते हैं, आप बिजनेस के हवाले से लोगों को बता रहे होते हैं, नौजवानों को, साथ आपके कुछ दोस्त हैं वो वहाँ पर आपका मजाक ही उड़ाते हैं, तो उसके पीछे क्या वाकई मजाक उड़ाते हैं या जैसे आपको छेड़ने के लिए मजाक उड़ाते हैं? यार ये लेग पुलिंग चलती है। अच्छा। मतलब इसके बगैर जिंदगी में रंग ही नहीं है ना। मतलब मुझे लगता है आप लोगों ने सारे फिक्स किए होते हैं कि हम तुम जो छेड़ना वहाँ पर ऑडियंस अच्छी आएगी, रीच अच्छी आएगी। ये सीन तो नहीं है। हमें फिक्स करने की जरूरत नहीं है। आप मेरी किसी पोस्ट पे जाएं और आप को नीचे अगर वली का कमेंट नजर आया तो उसकी जगह पे 10 बंदे और नजर आएंगे जो कहेंगे कि वली का कमेंट किधर है। तो ज़ाहिर ये हम यही तो पूछ रहे हैं कि ये सैकी तो आप लोगों ने खुद बनाई होगी, जब 4 दिन करो उसके बाद लोग खुद आया करेंगे, हमें आने की जरूरत नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं मे बी इनमें आपस में कुछ हो, या ये हम लोगों को इधर ऑडियंस लाने के लिए ये करते हैं आपस में। नहीं, ऐसी अलग शुक्र है, जरूरत पड़ी नहीं है कभी। ऑडियंस वैसे ही आ जाती है बहुत सारी, इतनी देर 7-8 साल। आपके दिल में कभी ख्याल नहीं पैदा हुआ कि ये गलत बात है, ये मुझे हर जगह पर हर पोस्ट के ऊपर ये मुझे आकर इस तरह रिस्वा कर रहे होते हैं? नहीं, रुस्वा वाली बात नहीं है। अब हमारी, आप ये कह रहे हैं कि मुझे आदत हो चुकी है। अच्छा। मेरे दोस्तों को आदत हो चुकी है कि अगर आपके वो दरमियान में एक चीज जो ज्यादा कॉमन है वो रोटी है। हाँ। उसके पीछे क्या लॉजिक है? कोई ऐसा वाकया है जिसके ऊपर ये रोटी आपका बना हुआ है? कोई वाकया नहीं है स्पेसिफिकली, बस एक दूसरे को टीज करने के लिए, तंग करने के लिए। अदरवाइज वली है या जिमी है या हम हैं, खाना पीना ये वो चीजें तो हमारी ऐसी हैं कि जिसके ऊपर कभी हम सोचते भी नहीं है। तो वो आपसे बिजनेस भी सीखते हैं, जस्ट आपको ये मीम्स के ऊपर ही रखते हैं? नहीं, ये हमारी जो आपस की नशिस्तें होती हैं, खास तौर पे जब 3 बंदों की नशिस्त होती है तो वो सिर्फ जूतों वाली होती है। एक दूसरे को लील करना होता है, क्योंकि 2 बंदे मिल जाते हैं, हम अक्सर जिमी को पकड़ लिया करते हैं। जब हम 2 बंदे होते हैं, फिर मैं या जिमी हूँ या मैं या वली हूँ, कोई भी हूँ, फिर प्रोडक्टिव बात होती है ज्यादा। तो इनके साथ आपकी दोस्ती कैसे हुई? मतलब ये 2 बंदों जो आप सबसे ज्यादा इनके अंदर आप रीच में हैं? एक चीज मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, अगर वो काटनी हुई तो जिमी बता देगा, उसको काट दीजिएगा। मुझे कुछ 1.5 साल पहले जिमी की कॉल आई थी। मैं उस वक्त अपने फ्लैट में था, इधर भट्टा चौक में जगह थी। रात को 11-12 बजे जिमी की कॉल आई है, गायबाना तारफ था थोड़ा बहुत। तो मुझे फ़ोन करके तो कहता है, मुझे तारफ करवाया। मैं कहा हाँ। फिर मुझे कहता है मुर्शद, मैं कहा जी, कहना मैं तुम्हारे गले लग के रोना चाहना। सही। तो वो हमारा नुकता गाज था, इसका नया ब्रेकअप हुआ था। सही। उस जून से इसको मैं फिर बाहर लेके आया काउंसलिंग करके या किसी भी तरीका कर रहे थे, क्योंकि मैं जरा और दिन का बंदा हूँ। हाँ, आप तो पहले बता चुके हैं कि ये टच, ये इमोशन, ये सारे साइड पे रखने होंगे, आपने अभी भी रखे हुए हैं, मुझे लग रहा है। सही। तो मैं फिर इन डिस्ट्रक्शन से क्योंकि बचता भी हूँ, तो मैंने फिर उसको भी निकाला उस चीज़ से। मैंने कहा यार आओ भाई, तुम अच्छे खासे प्रोडक्टिव बंदे हो। फिर उसी ने मुझे वली से मिलवाया था। सही। तो वली के साथ फिर ऐसा बना कि वो भाइयों वाला ही है, सुबह शाम इकट्ठे ही होते हैं। तो वली में ज्यादा ही भाई है आपका, वो पोस्टों में नजर आ रहा होता है। हाँ जी, वो ज्यादा पोस्टों में नजर आ रहा होता है। सही। अच्छा, शुक्रिया इस चीज़ के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे बिजनेस पॉइंट के ऊपर।
मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक बच्चा है, वो पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, उसका दिल कर रहा है कि मैं बिजनेस करूं, तो इनिशियली किस कैटेगरी में जाना चाहिए? सेकंड क्वेश्चन ये है कि उसको बेसिक इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए अगर लोकल मार्केट के अंदर उसने कोई अपना बिजनेस बनाना है, और स्टार्टअप कैसे लेना चाहिए उसको? अच्छा, मेरा ख्याल है मैं इससे पहले एक और क्वेश्चन जो है वो उसको कर देते हैं क्लियर हम। जो आपने पहले रिसेंट क्वेश्चन किया था हमारा, वो कंप्लीट शायद नहीं हो पाया प्रॉपर तरीके से। ये तो है बच्चे के हवाले से कि बच्चा क्या करेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे यूजुअली बच्चों के ऊपर चीजें इम्पोज की जाती हैं वालिदैन की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, और इवन के कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत सारी चीजें इम्पोज की जाती हैं। मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ। मैं समझता हूँ कि उस चीज को हर बंदे को समझना चाहिए कि किसी भी एक फील्ड के अंदर कामयाबी नहीं है। सही। आपको डॉक्टर बहुत बड़ी हमारे समझी जाती है ना एक चीज, 7,000 से ऊपर डॉक्टर्स हैं जो करोड़ों रुपए डिग्री पे लगा के वेले फिर रहे हैं पाकिस्तान में। ऐसे ही डॉक्टर्स की इतनी एक नोबल आप ये कहें कि प्रोफेशन है, वो लोग भी वेले फिर रहे हैं, उनको भी काम नहीं मिला, जॉब नहीं मिली, इतना कुछ सीख के समझ के भी। ठीक है, बिजनेस जो है वो मैं समझता हूँ कि बिजनेस जो है वो हर फाइनेंशियल चीज का वो किंग है। हर सारी चीजें स्टार्ट होकर इसी पे खत्म होती हैं। 98% फेलियर रेट है बिजनेस का भी। तो कोई अल्टीमेट फॉर्मूला नहीं है कि इस स्पेसिफिक चीज में कामयाबी है। अब कुछ लोग होते हैं जो कुछ चीजों के लिए बने होते हैं। हर चीज में कुछ पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को ग्रैब कर पाते हैं उसके टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 लोग, जितनी उसमें पोटेंशियल है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। अगर हम इंजीनियर, अभी पिछले चंद साल में इंजीनियर्स के ऊपर बड़ी मेम बनी थी, अब तो खैर खत्म हो चुकी है, मीम्स बहुत बनती थी इंजीनियर्स के ऊपर के ये वेले हैं, बेरोजगार हैं। उसकी वजह ये थी कि एक टाइम में इंजीनियर बहुत बड़ी पोस्ट थी, इंजीनियर बहुत बड़ी एक जॉब थी, बहुत बड़ा एक नाम था, एक स्टेटस सिंबल बन गया था कि भाई इंजीनियर है बंदा। उसके पीछे लग के लाखों लोगों ने अपने बच्चों को इंजीनियरिंग में डाल दिया। ऐसे ही पाकिस्तान में उसकी अवेलेबल हाइप चल जाती है ना, हाइप के ऊपर पीछे एग्जैक्टली। लेकिन पाकिस्तान में उसकी अवेलेबल वैकेंसीज थी चंद हजार, 50,000, 60,000। वहां पर बंदा ग्रेजुएट होकर निकल रहा है, वहां पर 5 लाख, 6 लाख। अब ऑटोमेटिकली जो पिछला 4 लाख होगा वो बेरोजगार होगा, जो टॉप लेवल पे होंगे वो चले जाएंगे कहीं पर, अपॉइंट हो जाएंगे, बाकी बेरोजगार होंगे। अक्सर हम देखते हैं हमारे फ्रीलांसर के अंदर काफी लोग कामयाब फ्रीलांसर पीछे से इंजीनियर है, वो उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री की क्योंकि उनको नहीं आगे जॉब नहीं मिली। तो सिंपल सी चीज ये है कि यार आपने जिस भी फील्ड में जाना है उसमें सैचुरेशन हो जानी है। आपको पता होना चाहिए कि आपने एक्सपोजर आपको होना चाहिए, इतना आपने मुख्तलिफ चीजें एक्सप्लोर करनी है। आपने उस चीज में जाना जिसमें आप समझते हैं कि मैं टॉप 10, टॉप 5 में जा सकता हूँ, टॉप वालों में, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके साथ और कितने लोग उसमें जा रहे हैं। आप एक को आपके साथ 5 लाख बंदा उस चीज में घुस रहा है, उसमें वैकेंसी कितनी है, पोटेंशियल कितनी है, ये भी आपको नहीं आइडिया उस वक्त। तो आपने ये कोशिश करनी है कि मैं टॉप 100 में, टॉप 1000 में, टॉप लाख बंदे में हूँ इस चीज के। भले आप बिजनेस में जा रहे हैं, भले किसी भी चीज में जा रहे हैं, एक्सप्लोर करें, अपना माइंडसेट देखें, उस चीज में चले जाएं, इंशाल्लाह आपकी कामयाबी आपके साथ। ये बेसिक इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए बंदे ने? बहुत कॉमन सवाल है ये, मैंने इसके ऊपर अलग से पोस्ट की थी, बहुत सारी उसकी रीच, बहुत सारा कुछ हुआ। इसके ऊपर मैं वर्कशॉप अरेंज करने लगा हूँ। बिजनेस शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, बिजनेस को स्केल करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है ना। आपके पीछे बैकअप पे आपको पैसा चाहिए होता है, काम होते हैं। स्पेसिफिक बिजनेसेस हैं जिनके लिए आपको लाजमी पैसा चाहिए शुरू में, ठीक है। बाकी जितने भी बिजनेस हैं उनका स्टार्ट के लिए पैसा नहीं चाहिए। बिजनेसेस चलते हैं आपकी स्किल से और आपके नॉलेज से। मैंने 0 से स्टार्ट किया था, मैं 2400% की ग्रोथ करके बैठा हूँ। अभी भी आज आप मार्केट में जाएंगे, जो रिटेल बिजनेस है, जितने भी रिटेल बिजनेस हैं, उनके साथ जब आपके बैठेंगे तो वो बैकडोर चीजें होती हैं, ये यूजुअली लोग सामने लेके आते हैं। उनमें से मैक्सिमम लोग वो हैं जो मार्केट के पैसे से काम कर रहे हैं, उनका अपना पैसा है ही नहीं। ऐसे ही है, लेकिन मार्केट के पैसा उठाने के लिए पहले आपको थोड़ा सा अपना ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, आपको मार्केट के अंदर आना पड़ता है, और उसके लिए जाहिर बात है हर चीज के लिए फिर आपको पैसे चाहिए। तो पैसे के बगैर तो आप एक दिन चल नहीं सकते। मैं आपको इसका बताता हूँ, मैं आपको एक रोड मैप समझ लेके इसका बता देता हूँ, बड़ा सीधा सीधा है। मैं हर बंदे को जो कहता हूँ, हमारे मसला ये है कि हमारे लोग छोटा बनने से डरते हैं या आप कह लें कि शर्म महसूस करते हैं। हम हर बंदे का ज़हन ये है कि यार मैं कॉलेज से निकलूं और मेरे नाम के साथ सीईओ लिखाओ। एक सीईओ फोबिया हो गया लोगों को ना। सही। अब बस मेरी कोई कंपनी हो और मेरे साथ सीईओ लिखा और मैं सेठ बन के कुर्सी पे बैठा हूँ, तो इस माइंडसेट ने लोगों को नहीं बनने दिया। आज जितने भी आपको कामयाब बिजनेसमैन मिलेंगे वो आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी लीन अप्रोच से जिनकी ग्रोथ हुई है, जिन्होंने बिल्कुल माइक्रो लेवल से चीजें सीखना स्टार्ट की, अप्लाई करना स्टार्ट की और आस्ता आस्ता उस लेवल पे गए हैं। इसमें ये भी हो सकता है समटाइम ऐसा था कि बंदा वो ज़्यादा अपने आप को एक्सपोजर में ले आता है, तो वो चीज़ों को ज़्यादा देख लेता है, फिर वो एक चीज़ पे टिक नहीं पाता,
वो हर चीज़ को अपने माइंड में चला रहा होता है कि ये करूँ तो ये भी हो सकता है, सर ये जी, करूँ तो focus ये भी बहुत करूँ। जरूरी है। वही ना, अगर एक चीज़ के ऊपर फोकस बंदा रहे आगे जारी, इसमें जिस तरह आपने किया तो आप एक चीज़ पे फोकस रहे तब आप कामयाब हैं। एग्जैक्टली सही। मैं एक चीज इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि हर बंदे के लिए हर चीज नहीं बनी। जैसे बिल्कुल। आपके जो क्वेश्चन था ना आपका कि जॉब या नौकरी, मैं कह रहा हूँ कि हर बंदे के लिए हर चीज है ही नहीं। हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि यार हर बंदा जॉब में जाए, हर बंदा बिजनेस में जाए। अब 98% फेलियर रेट है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी पैशन से बिजनेस करते हैं लेकिन उनका माइंडसेट ही नहीं है बिजनेस वाला। यही चीज़ ज़्यादा हम देख रहे हैं कि कुछ होता है कि वो बच्चों को जल्दी सेटल करने के चक्कर में बच्चों को जॉब्स में लेके चले जाते हैं। कुछ होता है जिस तरह हमारे अदारों में चल रहा होता है, पैसे देकर बच्चों को लगवा लेते हैं, हालांकि बच्चे को जगह नहीं होती। हाँ, बच्चा exactly। कुछ और करना चाह रहा है, ऐसे ही। उसमें टाइम चाहिए होता है लेकिन उस तरफ ले जाते हैं। ये भी बड़ा इशू आता है। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि ये हम कौन ऐसे वामल है, कौन वो बंदे हैं जो इस चीज़ को ख़त्म करेंगे सोसाइटी से, पेरेंट्स के अंदर ये चीज़ पैदा करेंगे कि बच्चे जो बनना चाह रहे हैं उनको बनना दे, उनको थोड़ी सी आज़ादी दे, फ्रीडम दे इस चीज़ के अंदर कि डिग्री के बाद वो 6 मंथ लगाएं अपनी जो चाहते जिस इंटरेस्ट है उनको 6 मंथ या 1 साल दें, बजाय कि आप उनके पहले उनके प्रेशर डालकर Exactly। उनके ऊपर बिठा दें कि आपने ये नहीं करना, आपने ये करना है। तो बच्चे की वो एक तरह का वो एनर्जी लेवल है ना वो लो हो जाता है, वो बच्चा वो चीज़ पे नहीं फोकस कर पाता। एग्जैक्टली। तो ये ऐसी कौन सी चीज़ें जो ख़त्म करेंगी पेरेंट्स के अंदर से, ये दायरे करे ख़त्म करेंगे, एजुकेशन ख़त्म करेगा या मेंटोर ख़त्म करेंगे? आप खत्म करेंगे, मैं खत्म करूंगा, क्योंकि ये अवेयरनेस की चीज़ है। ये चीज़ें अदारों की प्रायोरिटी नहीं है, गवर्नमेंट की सही। प्रायोरिटी नहीं है, उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है। हम पाकिस्तान में बैठे हमें पता क्या चल रहा है। हाँ सही। ये चीज़ें खत्म होंगी तो इवन कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्रायोरिटी नहीं है ये, ठीक है। सही। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो अभी आप ये कह लें कि कौम का दायरा बदल सकता है, ठीक है, सोच बदलने के ऊपर। कौम तो किसी और दायरे में जा रही है। हाँ चलो, कौम तो किसी और दायरे में है ना, हाँ, वो दायरा कौम का क्या दायरा बदले? फिलहाल हम डिस्कस नहीं करते। कौम वो उस दायरे से खतरनाक बाहर है। आएगी तो ये इस दायरे में जाएगी। वो कौम रही उस दायरे में रही है तो क्या हम उस पर कर सकते हैं। Exactly, खैर वो तो बड़ा लंबा टॉपिक है। दूसरी चीज़ अभी आपने बात की सोशल मीडिया की, एक बच्चा है अगर एक बंदा है वो बिजनेस शुरू कर रहा है तो सोशल मीडिया का कितना रोल इसमें अदा हो सकता है? सर ये सोशल मीडिया का रोल इतना है कि मैंने अपना जो कुछ भी बनाया वो सोशल मीडिया के बेस पे है। मैं क्या सिंपल पॉजिटिव सी को लेकर चाह रहे हैं? सिंपल सी चीज़ है उसमें कि आपका कंज्यूमर कौन है या आपका कस्टमर कौन है? पब्लिक है, अवाम है। तो अवाम का जो मीडियम है उसमें आपको ग्रिप बनानी है। अवाम सोशल मीडिया के साथ लफ्ज़ सोशल इसलिए लिखा हुआ है कि वो पब्लिक का है। पब्लिक उसके ऊपर अपना ओपिनियन देती है, पब्लिक उसके ऊपर अपने कमेंट्स पास करती है। वो किसी एक प्राइवेट किसी की एंटिटी नहीं है कि यार ये फलाना चैनल उसने ये बोल दिया, नहीं है। हर बंदा उस पर बात कर सकता है, पब्लिक के उसके ऊपर ग्रिप है। तो जो पब्लिक की प्लेस है, पब्लिक ही आपकी कंज्यूमर है, पब्लिक ही आपकी कस्टमर है, वहां पर अपनी जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी प्रेजेंस होगी उतना ज़्यादा आपका उसमें कामयाबी की तो चांसेस। ये अगर बंदा सोशल मीडिया से वो बिजनेस लेके जाना चाह रहा है तो कंटेंट के लिए उसको क्या मतलब के प्लानिंग, क्या स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी जो कंटेंट अच्छा बना सके और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स ले सके, बिजनेस को थोड़ा सा कामयाब कर सके? सर जी से प्रोडक्ट नहीं बिकती, ट्रस्ट बिकता है। ट्रस्ट बिकता है। मैं आपके सामने उसकी मिसाल बैठा हूँ। पेड मार्केटिंग मैंने अब पिछले महीने से जाकर स्टार्ट की है। मार्केटिंग मेरी वो भी ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन है। सेल्स कैंपेन में अभी भी नहीं चलाता, आपने कभी नहीं देखी होगी टेक्नो कोई सेल्स की कैंपेन। सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस की, वो भी मल्टीपल दूसरे प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे वो भी नहीं है। मेरा अब तक का सबसे ज्यादा बिजनेस आता है वर्ड ऑफ माउथ से। सही। ट्रस्ट से, आपके अपने कंटेंट से, अपने हाँ, फेस से। ठीक है। इवन एक कस्टमर जो गया है मुझे पता है वो 5 कस्टमर लेके आएगा। सही। वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है। ट्रस्ट बिकता है। ट्रस्ट आपने बिल्ड करना है जब आप डायरेक्ट सेल नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट सेल करेंगे। इनडायरेक्ट से मुराद ये है कि आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करें। मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मैं सिंपली ये कर रहा हूँ कि लोगों को बताता हूँ कि यार अच्छा बुरा लैपटॉप कौन सा है, कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है, कौन सी बेहतर नहीं है, आपका नुकसान होने से मैं बचाऊंगा। दैट्स ऑल। ये मेरी यूएसपीज हैं, मैं इनके ऊपर काम करता हूँ। लैपटॉप खुद ही बिक रहे हैं, मैं प्रोडक्ट नहीं बेच रहा। सही। आपका बिजनेस का नाम है टेक्नोएक्स, जी। आप अभी बता रहे थे, तो ये बेसिकली ये बिजनेस है कि इसके अंदर कौन सी प्रोडक्ट्स आप अभी सेल कर रहे हैं? यार इसमें बड़ी मजे की चीज़ आप ये कह लें कि जिसके ऊपर मैं पहुंचा हूँ। टेक्नोएक्स में एक्चुअली में स्टार्ट में हमने 5 डिपार्टमेंट रखे थे। सही। अगर हम मेरे यूट्यूब पे जाएंगे तो उसके कवर में वो लगा हुआ है अभी भी, जिसमें एक ब्लॉग का था, एक सर्विसेज का था, एक स्किल्स का था, एक यूट्यूब का था और एक प्रोडक्ट का था। तो मैंने स्टार्ट में 5 लेके चलने की कोशिश की थी। फिर मुझे पता चला कि विजन के चक्कर में फोकस जा रहा है। सही। 5 चीज़ों के ऊपर काम कर रहा था, एक भी नहीं चल रही थी। तो मैंने 4 पोस्टपोन करके एक के ऊपर फोकस किया और वो रिजल्ट आपके सामने। तो फोकस मैटर करता है। तो अभी हम इसके ऊपर प्राइमरीली जो है वो चल रहे हैं सिर्फ इस मेन चीज के ऊपर चल रहे हैं, प्रोडक्ट के ऊपर। इसके साथ तो हम एडिशनल दूसरी को आगे कंटिन्यू करेंगे, वो हमारा यूट्यूब और साथ में हमारा होगा सर्विसेज का। तो बाकी भी 2 जो है वो अभी भी हमने नहीं, वो कम से कम 3 साल बाद हम उसको देखेंगे।
सही। तो अभी आप बिजनेस टेन्योर के अंदर है, कभी आप कैसा हो कि आपको थोड़ा सा, कभी आप डाउन हुए हो तो आपने सोचा हो यार ये मैं इसमें मुझे डाउन हो गया तो मैं इस बिज़नेस को नहीं कर सकता, तो मैं मेरे अंदर अभी हौसला नहीं है, कभी ऐसा कोई दिन या ऐसा कोई लम्हा आया हो आपको लगा कि नहीं यार ये मैंने गलत बिज़नेस चूज़ किया है? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा कि गलत बिजनेस चूज किया है, क्योंकि मैं जो जॉब कर रहा था और उससे जो मैं सैलरी ले रहा था, मैंने बिजनेस में आने के बाद अपने 8 साल की सैलरी पहले 8 महीनों में निकाल ली थी। अच्छा, 8 साल बहुत टाइम होता है, तो मुझे कभी कंपैरिजन तो हुआ ही नहीं है। मुझे ये था कि बिजनेस है, हाँ मैं ये है कि इसको डिवर्सिफाई कर सकता हूँ। डिवर्सिफाई करने के लिए बहुत बार मेरे दिन में आया कि इसमें ये भी प्रोडक्ट ऐड करूँ, ये भी प्रोडक्ट ऐड करूँ, लेकिन फिर मुझे अपनी चीज़ें याद आ गई कि मैंने पहले 5 शुरू की थी, मुझे 1 पे आना पड़ा। तो मुझे फोकस करना है, जहाँ पर डाउन जा रहा हूँ मुझे नजर आ जाए कि मेरी गलती क्या है, इसमें क्यों डाउन जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने इसके ऊपर अलग से पूरी वर्कशॉप रखनी है इस चीज के ऊपर, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। बिजनेस का जो फ्यूचर होता है ना, बिजनेस का जो मुस्तकबिल होता है, वो डिसाइड करता है, वो चीजें डिसाइड करती हैं जो आप अपने अच्छे टाइम में करते हैं। सही। जब आपका बिजनेस अच्छा जा रहा है उस वक्त आप क्या फैसले ले रहे हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आपके बिजनेस का फ्यूचर क्या है। यूजुअली लोग ये करते हैं कि जब डाउन फॉल आया हुआ है, हाथ पैर मार के ये कर लो वो कर लो और सर्वाइव करके समझेंगे यार मैंने जो अभी ये किया था उसकी वजह से मैं सर्वाइव करूंगा। वैसा नहीं होता। डाउनफॉल आना, ऊपर नीचे आना सेम है। आप उस डाउनफॉल को कम कैसे कर सकते हैं, मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, ये आपके अच्छे दिनों में होता है कि अगर आज इस महीने मेरे पास 5 लाख एक्स्ट्रा सेल है तो मेरे अपने हाथ में है कि मैंने वो जाके नया आईफोन लेना है, या मैंने वही 5 लाख एक नया सेल्स चैनल खड़ा कर देना है कि कल जब मेरा पहले वाला सेल्स चैनल मुझे सेल ना दे तो मुझे दूसरा देगा। मेरा वो डाउन का जो पीरियड है वो मिनिमाइज हो जाएगा या श्रिंक हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। तो जब आपके अच्छे दिन होते हैं, आपके बिजनेस के अच्छे दिनों के आपके फैसले आपके डिसाइड करते हैं कि आपके बिजनेस ने ग्रो करना है या उसके डाउनफॉल बढ़ते बढ़ते डाउन चला जाएगा। सही सही। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ये है कि एक बिजनेस ऐसे कर रहा है बंदा, उसको अच्छा उसका अचीव हो रही चीज़ें, वो अच्छा बिजनेस लेके जा रहा है, तो वो बिज़नेस को मज़ीद स्केल कैसे कर सकता है, उसको मज़ीद इम्प्रूव कैसे कर सकता है, या उसको लॉन्ग लाइफ कैसे बना सकता है। लाइक वो सोच रहा है कि मैं 30 साल एज की या 35 साल एज के बाद मैं कुछ ना करूं, मुझे अपना वक्त ना बेचना पड़े, मैं वक्त बेचे बगैर अपना मेरा बिज़नेस चल रहा हो, मैं जहाँ भी जाऊँ जहाँ भी रहूँ मेरा बिज़नेस चल रहा हो, तो उसके लिए क्या आपकी तरफ से मशवरा है? मुस्तनसर भाई, इसमें ये होता है कि आपको सिस्टम ड्रिवन बिजनेसेस बनाने पड़ते हैं। बिजनेसेस एक्चुअल में होते भी सिस्टम ड्रिवन ही हैं। पाकिस्तान में इसका कंसेप्ट नहीं है। पाकिस्तान में हम जो ज्यादातर बिजनेस देखते हैं ना, वो टीम ड्रिवन चल रहे हैं। 3 फेज होते हैं बिजनेस के। एक फेज होता है सेल्फ ड्रिवन, जो हर बंदा जब कोई रेडी शुरू करेगा, दुकान शुरू करेगा, तो वो खुद उस पर जाकर बैठ रहा है, सारी चीजें कर रहा है, वो सेल्फ ड्रिवन है। सेकंड फेज आता है टीम ड्रिवन का, जब वो अपनी जगह पे लड़के रख लेता है, लड़कियां रख लेता है, टीम बैठा लेता है। अब उसका काम कुछ और बंदे और बैठ के कर रहे हैं और वो सुपरविजन कर रहा है, ठीक है। अब वो टीम ड्रिवन बिजनेस है, जिसके जो ऑपरेशंस मैनेज हो रहे हैं वो टीम के जरिए हो रहे हैं। तो यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी आती है, जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इसी चीज को लोग बिजनेस समझते हैं। जबकि स्केलेबिलिटी जो आती है, या जो आप कहते हैं कि आप ग्रो करते हैं बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, वो सिस्टम ड्रिवन बिजनेस में आती है, जब आप मुकम्मल तौर पे ऑटो पायलट पे चला जाता है आपका बिजनेस। आप काम ही नहीं कर रहे, आपकी टीम भी जो है वो डिपेंडेंट, उसके ऊपर भी बिजनेस डिपेंडेंट नहीं है। एक सिस्टम बना हुआ है, वो भले सॉफ्टवेयर की शक्ल में बना हुआ है, वो भले लड़कों जो आपने टीम रखी हुई है उनका एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है, एसओपीज बनी हुई है, केपीएस बनी हुई है कि वो ऑटो मोड पे चल रही हैं। आपको नहीं पता। मैं इसकी छोटी सी अगर मिसाल दूं तो ये मिसाल से आपको टीम ड्रिवन और सिस्टम ड्रिवन की चीजें अलग अलग हो जाएंगी। सिस्टम टीम ड्रिवन बिजनेस ये होता है कि आपके 4 लड़के आपने रख लिए काम के ऊपर, एक सेल्स का, एक मार्केटिंग का, एक आपने ऑपरेशन का रख लिया। सही। टीम ड्रिवन हो गया बिजनेस, ऑटोमेट हो गया। अब आप काम करने की आपको जरूरत तो नहीं है, चल पड़ा काम। लोग समझते कि ये ऑटो हो गया, हालांकि ये ऑटो नहीं हुआ। एक बंदा आपका बीच में गया, सेल्स वाला, आप बैठे हैं कि यार अब क्या करूं, मुझे पता ही नहीं है मैंने आगे क्या करना है। अब अगर आप सिस्टम ड्रिवन पे चलते हैं तो सिस्टम से मुराद ये है कि आप बिजनेस की तमाम जो सिस्टम और फ्रेमवर्क है उसको समझ रहे हैं। अब आपने जो लड़का हायर किया हुआ वो एक सिस्टम से आया है, उसकी एक ट्रेनिंग हुई है, एक प्रोसेस के तहत कुछ एसओपी बनी हुई है। जब वो लीव करेगा तो एक एसओपी के तहत करेगा कि भाई ये मेरा नोटिस है 1 महीने का, मैं जा रहा हूँ। 1 महीने से पहले वो जा नहीं सकता, क्योंकि वो एक सिस्टम के अंदर है। उसको पता है कि ये केपीआई है, ये एसओपीज है, मुझे शो किया जाएगा कोर्ट में, ठीक है। वो एक सिस्टम के तहत चलेगा। आप 1 महीने का वो नोटिस देगा। आपका जो एचआर डिपार्टमेंट होगा, सिस्टम में आपके डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, आपका जो एचआर डिपार्टमेंट होगा उसके पास वो नोटिस जाएगा। आपको पता भी नहीं होगा कि कोई बंदा जा रहा है, ठीक है। एचआर डिपार्टमेंट का काम होगा कि 15 दिन के अंदर नया बंदा हायर करे, अगले 15 दिन के अंदर उसको ट्रेन करे,
वो बंदा जाएगा, ये उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा, आपके कान पे जूं भी नहीं रहेंगी। ये सिस्टम है। सही। लेकिन इस सिस्टम पे अमल करना तो बहुत मुश्किल मेरे ख्याल में होता है। ये तो आप बड़ी अच्छी चीज़ बता रहे हैं, लेकिन इसको अमल इम्प्लीमेंट करना मेरा ख्याल है कि टफ़ डिसीजन है, और इसमें काम करने के लिए आपके लिए ऐसे लोग भी चाहिए जो आपकी सोच के हमल हो और आपके बिज़नेस को अपना बिज़नेस समझ के चलें। ये सारी चीज़ें इसके अंदर बड़ी होती हैं, और कुछ लोग होते हैं उनके पास इतना बैकअप में इतना हौसला, वो हिम्मत नहीं होती कि वो सिस्टम ड्रिवन बना सकें। वो उनको कहता है कि वो हमें पता है कि हम ही सारी चीज़ समझते हैं, मैं किसी और पे छोड़ूंगा तो मेरा बिज़नेस वो नहीं समझ सकेगा। वो बिजनेस कभी नहीं बन सकता। जो समझता है कि भाई मैं सबसे स्मार्ट हूं और मेरे सर पे बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस होता नहीं होता है कि मैं सोच होती है ना कि मेरा बिजनेस मुझे पता है किस तरह चल रहा है, कोई और बंदे को किस तरह मैं समझा सकूं। ये गलत सोच है। हमें लगता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो दुनिया से अनोखी चीज है। 7 अरब दुनिया की आबादी और दुनिया में जो यूनिकॉर्न बने हुए हैं ना, एप्पल जिसने बनाई है, स्टीव जॉब्स, आई थॉट, मुझे अभी अगर मैं गलत नहीं हूँ इसके हवाले से, उनको निकाल दिया गया था एप्पल से एक टाइम पे। उन्होंने बनाई है एप्पल, उनको निकाल दिया गया था, सी सूट ने उनको फायर कर दिया था। तो क्या मतलब, हाँ एप्पल का डाउनफॉल आया, उनको वापस हायर कर लिया गया, लेकिन स्टीव जॉब के सर पे नहीं चल रही कंपनी। जब भी आप, मैं इसलिए कहा करता हूँ कि छोटा बनने की मैंने बात की थी अब से थोड़ी देर पहले, कि आपको छोटा बनना पड़ता है पहले चीज़ों को समझने के लिए। छोटा बनने से मुराद ये है कि मैं, हमारी बात बीच में वो रह गई थी, बाई चांस दोबारा उस पर टॉपिक आ गया है। मैंने आपसे एक रोड मैप की बात की थी। जब भी आपने कुछ करना है, आपको उसी फील्ड में पहले जॉब करनी लाजमी है, जरूरी है। अगर आप कहें कि यार जॉब के बगैर आप डायरेक्ट किसी चीज के ऊपर जाकर काम करेंगे तो वो नहीं, आपसे बन नहीं पाएगा, बड़ा नहीं बन पाएगा। आपको सीखते सीखते प्रोसेस से गुजरते गुजरते बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। जिस चीज के ऊपर आपने 2 साल में काम कर लेना, वो 10 साल लग जाएंगे उसके ऊपर। तो आप एक जॉब करेंगे, आपने दुकान बनानी है, आपने लैपटॉप की दुकान बनानी है, किसी लैपटॉप वाली दुकान के ऊपर जाकर 2 साल काम करें। जब 2 साल आप वहां पे जाकर काम करेंगे तो उन 2 सालों के अंदर आपको पता चलेगा सेल्स कैसे होती है, मार्केटिंग कैसे होती है, सोर्सिंग कैसे होती है, सबसे बड़ी चीज नेटवर्किंग। आपके नेटवर्क्स बनेंगे, आपको पता चलेगा कि वेंडर कौन है, सामान आ कहां से रहा है, टेस्ट कैसे हो रहा है, चेक कैसे हो रहा है, डिस्पैच कैसे हो रहा है, वारंटीज आ रही है, प्रॉब्लम आ रहे हैं, हल कैसे हो रहे हैं। ये वो नॉलेज और स्किल है जिसकी बेस के ऊपर आपने बिजनेस करना है। जब आप 2 साल एक जगह पे लगाते हैं, आपके नेटवर्क्स बन जाते हैं वेंडर्स के साथ, लोगों के साथ, कस्टमर्स के साथ, तो आपके पास 1000 बंदा होता है जो खड़ा होता है कि यार मुझे पता है बच्चे तेरे में पोटेंशियल है, तू काम कर सकता है, मैं देता हूँ सामान, डाल ले, कर ले काम, कहाँ है पैसा। सही। चले मास्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि यूथ के लिए कोई ऐसा पैगाम आपकी तरफ से हो जो उनके काम आ सके, जो लोग बिज़नेस में आना चाह रहे हैं या वो परेशान हैं चीज़ों के ऊपर, जो जिनके अंदर ये नहीं समझ आ रही हम किस तरफ जाएं, तो उनके लिए ऐसा क्या पैगाम है जो उनके काम आ सके। सर जी, मैं जो लिखता भी हूँ, मैंने बहुत बार कहा है कि मैं लिखता हूँ ज़्यादातर 12 से 22 साल वाले लोगों के लिए। बाकी लोग भी इसको पढ़ते हैं, हर बंदे के लिए होता है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली इस एज को टारगेट करता हूँ। और मैं इन्हीं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि यार ये वाला जो टाइम है, ये टाइम एक ऐसी चीज़ है जो पैसे के साथ भी जिसका कंपैरिजन नहीं है। पैसा वापस आ जाता है, कमाया जा सकता है, टाइम 1 सेकंड भी जो गुजर गया वो नहीं आएगा वापस। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड और डिसिप्लिन हो जाए इस टाइम के अंदर। कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं जो आपको मेंटली तौर पर डिस्टर्ब करती हैं, प्रोडक्टिव नहीं रहने देती। आपकी कंपनी मैटर करती है कि आप किन लोगों में उठते बैठते हैं, आपका कंटेंट मैटर करता है कि आप कैसा। ये वो टाइम है जिसको आपको कैलकुलेट करना है, सिंपल। ये उम्र के अंदर अगर आप हैं तो अपने टाइम को कैलकुलेट करें, अपनी एक्टिविटीज को कैलकुलेट करें, अपनी कंपनी को कैलकुलेट करें। इनको जितना बेहतर बनाते जाएंगे, 22 साल के बाद भी आपको अगले 3 साल चाहिए होंगे, 25 साल पे आप रिटायर हो जाएंगे। सही। कभी आपको अपने पर्सनल सुकून के लिए ऑफर्स हुई है कि नहीं हुई? पर्सनल सुकून के लिए बहुत ज्यादा ऑफर्स हुई हैं। तो आप कबूल क्यों नहीं करते? कबूल मैं इसलिए नहीं करता कि सर जी इज्जत बड़ी मुश्किल से बनती है, मेंटेन करना मेन चीज होती है। बंदा ऑफर कर रहा था, आप वो इज्जत में क्या क्या इशू है? नहीं सर जी, सोशल मीडिया के ऊपर जो एक्चुअल इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती, मैं उसको सीरियस नहीं लेता। सही। मेरा सिंपल रिप्लाई भी ये होता है, मुझे जितने मैसेजेस आते हैं मेरा सिंपल रिप्लाई होता है कि बहन पहला लफ्ज़, अगली बंदी यहीं से समझ जाती है। कहीं डॉक्टर जाकिर नाइक ठीक तो नहीं फिर अपनी बात में? मैंने उनकी मेरे दिन में नहीं किसी चीज़ का हवाला दे रहे हैं। वो यही कह रहे थे कि बंदा कोई ऑफर्स आती है, किसी को देखता है, अगर उसके अंदर इमोशनली फीलिंग्स नहीं पैदा होती तो वो अपना चेकअप कराएगा। तो आप तो कह रहे हैं मैं बिल्कुल खुश हूँ, मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं आते। इमोशन क्यों नहीं आते भाई? सुबह शाम शादी की पोस्ट में बिला वजह नहीं लगती, लेकिन मेन चीज़ है कि हमें डायरेक्शन पता है कि अपनी इमोशन को किन डायरेक्शन में लेके जाना है। एम ही हर जगह पे बंदा वो करता फिर तो वो आप समझते हैं ना। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। नाज़रीन, ये थे मास्टर फ़हीम अहमद। इनकी बातों को, एक जो बात उन्होंने की इमोशन वाली, इसको सीरियस ना लीजिएगा। आप अपने इमोशन वैसे ही रखें, इमोशन से दुनिया चलती है, इमोशन से हम अपने फैसले कर पाते हैं। वो अब वैसे बाकी इनका बिजनेस डेवलपमेंट की क्लासेस बड़ी अच्छी होती है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, मास्टर फ़हीम अहमद को। और हमें देखने के लिए आप डिजिटल शुगर को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉडकास्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।